एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लेकर चलते हैं। और जब मवेशी मंडी अभी लगी नहीं थी, अभी सजी नहीं थी, अभी स्टॉल नहीं लगे थे, अभी व्यापारी नहीं आए थे, तब भी हमने इस पर बात की थी और हमने ये सवाल उस वक्त भी उठाया था कि क्योंकि मॉनसून आने वाला है तो ऐसे में बारिश होगी तो क्या निकासी आपका सिस्टम है। और उस वक्त यावर रजा साहब तर्जुमान मवेशी मंडी साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस बार इंतजाम बेहतर हैं। अगर इंतजाम बेहतर हैं तो ये तस्वीर क्या बता रही है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रजा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया। सर आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, कहा था आपने कि इंतजाम इस बार बेहतर है। क्या आप भी यही कहेंगे, ज्यादा बारिश आया और ज्यादा पानी आया? बहुत शुक्रिया आपका समा का। सबसे पहले तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि समा सिर्फ सवाल जवाब में साथ नहीं था। समा ने इस मेहनत में इस मंडी को लगाने के अंदर जितने एफर्ट्स पुट किए, समा के बहुत एफर्ट्स हैं इस मंडी को कराची वालों के लिए एस्टेब्लिश कराने में। और आज का सवाल भी उसी एफर्ट का एक हिस्सा है सर। हम चाहते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो, बिकॉज अभी कुछ दिन बाकी हैं। हाँ, ये पॉजिटिव अप्रोच है। और जब आपने इतनी मेहनत करके इस मंडी को लगाया इस शहर की आवाम के लिए, आपको और मुझे दोनों को एहसास है कि हमने कितनी मेहनत की है। और अब व्यापारियों के लिए और शहरियों के लिए यहाँ पे सहूलतें प्रोवाइड करना। और ये बारिश में जो आप मुझसे एलिमेंट पे बात करें, बारिश देखिए, कल जो बारिश हुई उसके बाद मंडी के अंदर तमाम तर चीजें उसको रिजॉल्व करने के लिए मौजूद है। जिस पिक्चर में आप पानी का खड़ा हुआ देख रहे हैं तो वहां पे 6 पंप के साथ पानी निकाला भी जा रहा है। आज भी अगर आप सुबह की फुटेज आपके पास आ जाएगी आज की मॉर्निंग की, तो आप ये देखेंगे कि वहां पे ट्रैक्टर्स के थ्रू पानी को ड्रेन किया गया है, पूरी नालियां बना के सीवरेज के लिए। प्लस ये कि आपने पंप्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारी इंतजामिया मौजूद है। ऐसा नहीं है शहर की तरह कि जब पानी खड़ा हुआ तो लोगों की गाड़ियां बह गई और जानवर बह गए। एक और बात, छोटी सी बात, कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कितने लोगों को करंट लग गया, बिजली वो हो गया, पोल से जानवर मर गए। तो आपके चैनल के तवज्जो से सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं कि आपको ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं है, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट। क्योंकि वजह यही है कि इंतजामिया पूरी तरह हरकत में थी। हम हर तरह से प्रिपेयर हैं, हमें पता है कि बारिश का कितना पानी आना है और हमने क्या काम करना है। और हम आखिरी मोमेंट तक, कल रात तक हमने सारी चीजें अपनी मुकम्मल की हुई हैं। आपको उसमें ये फिक्र नहीं होगी कि यहाँ पे ड्रेनेज के लिए सिस्टम नहीं है या पंप्स नहीं है पानी निकालने के लिए या बिजली से करंट लगने का खतरा है। आप इतना मुतहर्रिक रहे सारे के सारे, आप लोगों ने अच्छी प्लानिंग के साथ में काम किया, इस चीज को जहन में रख के किया कि बारिश आएगी, ज्यादा बारिश आएगी तो फिर उसके बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स होंगे, जो लोग वहां पर कारोबार के लिए आए। ज्यादा बारिश आएगी तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये होना चाहिए कि ज्यादा पानी आए तो ज्यादा काम भी करना होता है। तो आप लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग करके रखी, वो उसका इम्पैक्ट भी फिर दिखाई दे रहा है। जितना नुकसान हो सकता था, जितनी परेशानी हो सकती थी, वो नहीं है, अभी चीजें कंट्रोल में। बहुत सिंपल, मैं पॉइंटर्स आपको बताता हूँ। कोई जानवर का नुकसान नहीं है, कोई इंसानी जिंदगी का नुकसान नहीं है। 24 घंटे बिजली चल रही है, आपकी बिला तातुल बिजली प्रोवाइड की जा रही है इस बारिश के इतने टफ टाइम के अंदर भी। बेहतरीन, हर चीज मौजूद है। देखिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से और हमने इसको फेस करना और हम तैयारी के साथ है। हम किसी पे जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, ना ही ये कहेंगे कि ऐसा तो होता है, क्योंकि हर चीज अगर आप मेहनत करें तो प्रिपेयर की जा सकती है और उस पर काबू पाया जा सकता है। वाह वाह। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे कारोबार हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का है। मैं समा के चैनल से फिर एक बात, आप लोग देखिए, जो आवाम आ रही है वो हमसे झगड़ा करती है कि आप दरवाजे खोले, हमें अंदर आने दें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा आवाम की गलती है, आवाम अपनी जगह बिल्कुल राइट है। जो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलेंगे वो कैसे बेचारे पहुंचेंगे, लेकिन हम हुकूमती अहकामात के ऊपर अमल दरामद हमारी जिम्मेदारी है, वो आप लोग कर रहे हैं। सेकेंडली व्यापारी जो यहाँ पर लाखों रुपए करोड़ों का माल लेकर आया हुआ है, वो रो रहा है, वो लड़ रहा है हमसे, एहतजाज कर रहा है। वो चाहते हैं कि उसी तरह से 24 आवर्स मंडी ओपन हो। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे ये जरा समझाइए यावर साहब कि ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी और आपने कहा कि पूरे मुल्क में अगर मंडियां शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी तो कराची के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। आप लोगों ने हुकूमत तक ये बात पहुंचाई है कि यहाँ पर जो शहरी हैं, जो खरीदार हैं, वो रात में निकलते हैं, शाम के बाद निकलते हैं। तो क्या हुआ कि वहां से हुक्म आ गया कि 7 बजे बंद हो गया, आपकी बात को निगेट कर दिया गया? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं आज भी राब्ते में हूं, मुझे आज भी बहुत होप है अपनी गवर्नमेंट के साथ। देखिए, हम गवर्नमेंट से अलग नहीं है, हम उनके पास अपने व्यापारियों का, अपने कस्टमर्स का
पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पहुंचा रहे हैं। सुबह शाम हम ये बात कर रहे हैं कि देखें व्यापारी परेशान है, अवाम परेशान है, उसको तो इस सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए वक्त चाहिए। जी, अब तो वक्त भी बहुत कम रह गया ये काम करने के लिए, सबके लिए। एग्जैक्टली, अब अगर इजाजत मिल जाए तो प्रेशर भी कम होगा, आप लोग मैनेज भी अच्छा करके दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए अगर आप 7 बजे लॉक करते हैं तो वहां एक रश का एक जमे गफीर होता है। अगर आप यही 24 घंटे पे रखेंगे तो हम एसओपीज को अच्छे से मेंटेन करवा सकते हैं। मतलब उम्मीद है कि हुकूमत आपकी इस बात को सुनेगी और इजाजत मिल जाएगी आपको दोबारा से 24 आवर्स, या फॉर दैट मैटर थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देंगे शाम 7 बजे से, या नहीं? मैंने फ्रॉम डे फर्स्ट आपसे कहा, आपका मेरा रोल है कि हम अपने मैसेज कन्वे करें और मेहनत करते रहें। हम नहीं, और देखें, हमें इस पे अमल करवाना हुकूमत ने एक हमें दिया है, हम उसको अमल करेंगे, लेकिन अपनी बात जरूर कन्वे करेंगे थ्रू योर चैनल, थ्रू योर मीडिया, कि भाई आप समझें इस कराची वालों को, कराची वालों के साथ ये प्रॉब्लम है। सर एक बात और सर, जो शहरी जा रहे हैं वहां पर और जब उन्हें मालूम होता है कि मंडी शाम 7 बजे बंद हो जाती है या हो रही है, तो वो कहते हैं कि जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। तो मुझे जरा समझाइएगा कि अगर आप बात पहुंचाते हैं सिंध हुकूमत तक और सिंध हुकूमत मौक़िफ़ रखती है एनसीओसी में और वहां से आ जाता है कि मवेशी मंडी 7 बजे ही बंद होनी है, तो यानी एनसीओसी ही डिसाइड कर रहा है, इसमें सिंध हुकूमत तो एटलीस्ट सपोर्ट कर रही है आपको? नहीं, देखिए हमारा सिंध हुकूमत से कन्विंस है, ओके, और सिंध हुकूमत को कन्विंस होने के बाद स्टैंड लेना है और कराची वालों की नुमाइंदगी उसी तरह से करनी है। ठीक, हम अपना काम पूरा करें, सिंध हुकूमत अपना काम पूरा करिए, बाकी तो देखिए आप हायर अप्स की बात है कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी अवाम अपनी जगह राइट है, व्यापारी अपनी जगह राइट है। मैं उसके एहतजाज के खिलाफ नहीं हूं, वो हमसे लड़ते हैं, मैं फिर भी उनको कहते हैं कि देखिए आप सब्र करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इस आखिरी के 3-4 रोज के अंदर भी हम होपफुल हैं कि अगर हमें वो हो जाएगा तो हम पूरी तरह से अपनी टीम के साथ सपोर्ट करेंगे। यावर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। तो एसओपी पर अमल दरामद जरूर कीजिए, क्योंकि जाहिर है जानवर तो खरीदने जाना है, लेकिन ऐसे में एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये तो हम बात करते हैं मवेशी मंडियों की, और अगर हम बारिश की बात कर लें, क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता रोज कराची में जमकर बारिश हुई थी, क्या आज बारिश होगी ये तो एक सवाल है, लेकिन कल कितने मिलीमीटर बारिश हुई? गुलशन हदीद में 86 मिलीमीटर बारिश हुई थी और ऐसे में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर 25-30 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो क्या आज भी बारिश होगी और आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी? ईद पे भीगा भीगा सा मौसम होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। माहिर मौसमियात जवाद मेमन ने हमें ज्वाइन किया। जवाद भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई बारिश होगा? हाँ, आज कितना बारिश होगा, कितना पानी आएगा? शुएब, आज भी चांसेस हैं कि शाम तक हमारे पास टाइम है कि आज भी एक और स्पेल हम देख सकते हैं। अगर कल के मुकाबले में बात की जाए तो जिस तरह कल जो है वो तकरीबन 70-80% चांसेस थे कि एक अच्छा स्पेल आएगा, आज जो है तकरीबन 50-60% चांसेस हैं कि एक और मॉडरेट तो कुछ इलाकों में हैवी स्पेल जो है वो शाम तक का हमारे पास टाइम फ्रेम है कि हम एक और स्पेल देख सकते हैं। वाह वाह, और ये भी बताइएगा ना थोड़ा सा लोगों को इस बारे में भी कि ये इतना अच्छा मौसम कब तक चलेगा, वो सब मैं छोड़ देती हूँ जो मसाइल हैं। थोड़ा सा लोगों का मूड भी बेहतर हुआ है, कल अच्छा मौसम था, सिर्फ बारिश नहीं हुई, हब्स की भी छुट्टी हो गई। किरण, ये अगले 1 से 2 दिन तो इसी तरह कंटिन्यू करेगा और फिर आज रात से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आज लेट नाइट से ये सिस्टम जो है वो तकरीबन फिसल आउट होना शुरू हो जाएगा। समुद्री हवाएं दोबारा जो है वो एक बार फिर जो है वो फुल पेस रहेंगी। और ईद के हवाले से अगर बात की जाए तो ईद का बताएं। पहली तारीख और दूसरी तारीख जी बहुत ज्यादा कोई तेज बारिश तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफी अच्छा मौसम रहेगा, पासिंग शावर्स रहेंगे और सी ब्रीज भी जो है वो जबरदस्त चलती रहेगी। ओके, ये तो हमने सिर्फ कराची की बात कर ली। किरण, क्यों ना जरा थोड़ा सा आसपास का इलाका भी पूछे, ठट्ठा, बदीन, खैर पारकर, कल का मौसम, परसों का मौसम, ईद तक का मौसम आसपास या सिंध में कैसा रहेगा? शुएब, आसपास भी तकरीबन इसी तरह मौसम रहेगा। पारकर में भी उम्मीद की जा रही है, सिंध के दूसरे इलाकों में भी आज उम्मीद है कि एक और छोटा मोटा स्पेल हो सकता है जब तक ये सिस्टम मौजूद है। जब ये सिस्टम चला जाएगा तो फिर इन इलाकों में जो है वो मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन गर्मी काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी। और इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक में 5 या 6 अगस्त को जो है एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है। इस दफा ये
स्पेल जो है वो बे ऑफ बंगाल से आता हुआ है, फिर आगे चल के इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट ये है कि अगस्त के फर्स्ट वीक के एंड पर एक और स्पेल सिंध में दोबारा हम देखें। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, साथ मौजूद थे आप और मौसम की सूरत हाल के मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। क्या करें किरण, सबसे कह दें एक एक घोड़ा ले लें, क्योंकि गाड़ी पे बाहर निकलते हैं तो गाड़ी फंस जाती है, घोड़े पे निकलेंगे तो आप पहुंच पाएंगे। अरे घोड़ा तो सब ले लें, लेकिन अर्तुगरुल कहाँ मिलेगा? अर्तुगरुल मिलेगा, नया दिन पे मिलेगा आपको, अभी नहीं मिलेगा, कुछ मिनट के बाद यानी ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे पाकिस्तानी अर्तुगरुल से। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। तो एक सीरीज अर्तुगरुल गाजी की मकबूलियत के बाद मरकजी किरदार एंगिन अल्तान से मुशाबियत रखने वाले पाकिस्तानी, इनके आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं। कराची से नाम बता रहे हैं, हमारे ज़हन में तो अर्तुगरुल ही रहता है, अर्तुगरुल ही रहता है जनाब, और इनका ताल्लुक है कराची से। सीव्यू पर कुछ दिन पहले गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रमजान में इन्होंने वहाँ पे एक किरण वीडियो क्लिप शूट कराई विद अ हॉर्स, और उसके बाद से इनको कहा जा रहा है कि ये तो है भैया पाकिस्तानी अर्तुगरुल। तो जनाब हमने सोचा कि हम सभी फैन होते चले जा रहे हैं उस तुर्क अदाकार के, लेकिन उसके जैसा पाकिस्तान में कोई दिख गया तो हम कैसे छोड़ देते ये मौका कि हम उन्हें इनवाइट ना करते। तो आज इसीलिए तो हमने दावत दी मुस्तफ़ा हनीफ को नया दिन में खास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने शो में, थैंक यू सो मच। मैं ठीक ठाक। ये बताइए कि पहले भी लोग आपकी तारीफ करते थे या अब आपको देखकर ज्यादा ठिठकते हैं कि वो देखो अर्तुगरुल जा रहा है? अब जो है वो ये चीज सोशल मीडिया और मीडिया पे आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और लोग आते हैं सेल्फी लेनी है पाकिस्तानी अर्तुगरुल के साथ में, इसके लिए बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, काफी सारे लोग घर पे भी आ रहे होते हैं मिलने के लिए, काफी सारे अपने घर पे भी इनवाइट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं मिलना। और ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जो आपके कजन हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भाई पहले ये होता था कि हम बताते थे ये हमारे भाई हैं, अब हम ये बताते हैं हम अर्तुगरुल के भाई हैं? जी बिल्कुल, अब वो सब मेरे साथ जो भी उनकी पिक्चर्स हैं वो सब अपने स्टेटस पे लगा रहे होते हैं और सब अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं कि ये मेरा दोस्त है। क्या बात है। थोड़ा सा बताएंगे हनीफ, जो वीडियो आपने शूट करवाई सीव्यू पर जाकर, कब करवाई, कैसे करवाई, आइडिया कैसे आया, और इसमें जो आपका अटायर है, फिर आपने घोड़ा लिया, और वो सारा जरा बताएं हमें, क्या सीन था बॉस? अच्छा, कुछ इस तरह था कि मैं काफ़ी टाइम से सोचा था कि अब मुझे इसके ऊपर वीडियो एक बना लेनी चाहिए, लेकिन सोचना एक अलग बात होती है, उसको एग्जीक्यूट करना जो है उसमें टाइम लगता है, तो मैं काफ़ी लेट होता जा रहा था। फिर मैंने बोला लेट्स डू इट। फिर मैंने हॉर्स अरेंज किया रेंट पे, ये रेंटल जो है वो ड्रेस अरेंज किया मैंने, और इसके बाद फिर ये अर्तुगरुल का ड्रेस रेंट पर मिलता है? ये एक्चुअली एक कॉस्ट्यूम मार्केट से मैंने जो है वो रेंट पे अरेंज किया था, तो थोड़ा कम से कम उससे क्लोज तो हो, वैसा लग जाए। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही। फिर मैं फजर के बाद निकला था, मुझे याद पड़ता है, और कैमरा मैन अलग आया था, और फिर हमने जो है वो सारा ये शूट किया था। और ये कि अब अर्तुगरुल है, हॉर्स है, वो घोड़ा है, वहाँ पर साहिल है, हसीन नज़ारे हैं, इसमें थोड़ी कमी सी है। शुएब, तलवार नहीं है? हलीम सुल्तान। ओह यस, हलीम सुल्तान नहीं है। आपने नहीं सोचा कि हम एक हलीमे भी तलाश कर लेते हैं, क्या पता मिल जाए? क्या पता है, देखें अब एक मैं हम शक्ल निकल आया तो हो सकता है बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि उससे भी रिजेंबल करने वाला कोई कैरेक्टर आ जाए सामने। क्या पता खुद से कोई कांटेक्ट कर ले कि वो खातून बताएं कि वो हलीमा सुल्तान जैसी दिखती हैं, फिर वो भी कहीं से उन जैसा ड्रेस और वो माथा पट्टी जो हैवी से उनकी ज्वेलरी वो लेकर आ जाए, या वो मिल जाए तो फिर आप खुद ही से बाकी सारी चीजें अरेंज कर लेंगे कि अब ज्यादा बेहतर वीडियो बनेगी। बिल्कुल हो सकता है, मैंने बल्कि सुना भी है शायद कि कोई सोशल मीडिया पे कोई नाम है इस तरह का है, कोई इस तरह की जो है वो चीज़ सामने आ रही है कि किसी की रिजेम्बलेंस है इस तरह। अच्छा ये बताइए कि आप अपनी हलीमे के बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, रियल लाइफ हलीमे आपकी, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। रियल लाइफ? हाँ जी, मेरी जी बिल्कुल है, मेरी शादी हो चुकी है 4 साल पहले, और मेरा एक बेटा है माशाल्लाह 3 साल का। उनका रिएक्शन क्या होता है? वो देखती है अर्तुगरुल गाजी, उसको फॉलो करती है, या वो कहती है मेरे घर में मौजूद है, मुझे जरूरत नहीं देखने की? नहीं, अब तो खैर वो बहुत खुश है माशाल्लाह कि जितनी जो है वो फेम मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। बाकी ये कि उन्होंने भी देखा ये ड्रामा बिल्कुल, और वो अप्रिशिएट भी करती हैं बहुत। हनीफ, कितने सीजन्स देख लिया है? सारे सीजन्स देखे हुए हैं? मैंने तो 1 महीने में सारे सीजन जो है वो देख लिए, इसके जितने भी थे 5 सीजन। इतना फास्ट गए हैं आप? जी बिल्कुल, उसका एक अपना ही क्रेज है उसका।
अगर फिर हम कहें आपसे कुछ डायलॉग्स अर्तुगरुल के जो आपको लगा कि बड़े ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं, ज़ाहिर है जब आपकी रिजेम्बलेंस हो तो आप उनको अदा भी करना चाहेंगे उन डायलॉग्स को, इफ़ यू वांट टू। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो है वो किसी भी एक्शन सीन के ऊपर उसकी एंट्री होती है तो वो अपना इंट्रोडक्शन को जिस तरह बताता है, सुलेमान शाह ओलू अर्तुगरुल मीन्स आई एम अर्तुगरुल गाजी सन ऑफ सुलेमान शाह, तो ये इसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है। और उनकी एक दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान भर में पसंद की जा रही है, जैसे वो एंट्री वाली बात आपने की, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज लोगों को अच्छा लग रहा है, जैसे वो दुआ मांग रहे होते हैं या वो गुस्से में आके उसको जब्त करना और फिर उस पर फिर रिएक्ट करना। वैसे एक दो एक्सप्रेशंस मैंने आपके भी नोट किया, आपने अच्छा उनको अच्छा खासा जो है ना फॉलो किया है आपने। जी बिल्कुल, मैंने इतना इंटरेस्ट से देखा है, इसके बाद फिर मैंने बोला क्या क्या चीज़ें जो है वो मेरे साथ मिलती हैं, तो मैंने देखा फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफ़ी जो है वो मैच करते हैं, तो वो भी काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर आप लोगों ने शायद देखे हो कि फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफ़ी मैच करते हैं। अच्छा, जब से ये ड्रामा आया आपने तो उसको देखिए ना एक वैसी लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज में देखा, यहाँ जब उर्दू में इसको नशर किया जा रहा है तो लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। लोग ना अपने आसपास इन किरदारों को इतना ज़्यादा अपने आप को रिलेट करने लगे, इतना पसंद करने लगे कि ढूंढते हैं। जैसे गंदोख्तु गुलदारू, वो उनके भाई उनको देखते हैं, जैसे कि करतोगलू। आस पास आजकल हमारे भी यही होने लगा है ना कि अगर किसी के बारे में ये कहना हो कि थोड़ा बच के रहना, कहते करतोगलू है, थोड़ा संभल के। तो ये बताओ कोई करतोगलू आपको टकराया आज तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सामने तो नहीं आया। जब सामने आएगा तो सरकलम कर देंगे। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये तो बड़ी इंतहा में पहुंच गए। हाँ, मतलब इतने एक्सट्रीमिस्ट होना नहीं चाहिए। अच्छा मुस्तफा, मुझे बताएं कि एंगन अलचान, इनसे कोई राबता आपने किया, कोशिश की इंस्टाग्राम पर या किसी और ट्विटर या किसी और साइट के थ्रू कि कांटेक्ट हो सके आपका, इनसे बात हो सके? कांटेक्ट मैंने करने की कोशिश की बट हो नहीं पाया, लेकिन मेरा इंशाल्लाह प्लान है, मैं टर्की विजिट कर रहा हूँ जल्दी इंशाल्लाह, और पूरी कोशिश ये होगी कि वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी काश। और इस सारे के सारे सिलसिले में ना ये भी बताइएगा, कोई स्टाइलिस्ट आपको नहीं टकरे कि मैं आपके बालों का कलर ऐसे डाई कर देता हूँ, ऐसे कट कर देता हूँ तो ये थोड़ा और रिजेंबल करने लग जाएंगे आप? जी, मुझे इस तरह काफ़ी सारे लोगों के जो है वो मैसेजेस आए हैं कि अगर आप जो है वो हेयर डाई इस तरह कराना चाह रहे हैं, ये वो, तो आप हमारे पास आइएगा, हम आपको बिल्कुल इसी तरह का हेयर स्टाइल कर देंगे और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मैच हो जाएंगी। ऐसा करने जा रहे हैं आप? मैं अगर टर्की जाऊंगा तो इंशाल्लाह, मैं इससे पहले सोचा है मैंने कि हेयर डाई करा लूंगा। आपकी ख्वाहिश वैसे इसके अलावा, यानी टर्की जाना, उनसे मुलाकात के अलावा, क्या अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपको कोई ऑफर हो किसी ड्रामे की, एक्टिंग की, और रोल ज़रा हो सकता है डिफरेंट ही हो, तो वुड यू लाइक टू डू दैट? देखें, अगर के इस्लामिक कोई सीरीज़ हुई इस तरह की तो उसके ऊपर मैं जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो करूंगा अपना, अगर के वो इसी तरह की कोई मिलती जुलती कोई सीरीज़ हुई इस तरह। तो लाइंस याद हो जाएंगी, डायलॉग्स याद हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे, तो कोई मसला और एक्शन, फिटनेस, वो बताइए। वो भी सारी चीजें अभी करते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए अभी फिटनेस पे ध्यान है आपका? डाइटिंग है, जिमिंग? बिल्कुल है, जिमिंग करता हूँ। जिमिंग तो करते हैं, लेकिन ये बताएं कभी कभी एक्टिंग का आपको मौका मिला, एक्टिंग, मॉडलिंग या शोबिज से वाबस्ता कोई और ऑप्शन, कोई और ऑफर? नहीं, एक्टिंग से रिलेटेड तो कोई भी जो है उस तरह का अभी तक मौका नहीं मिला। लेकिन आपने कहा कि मैं खुद ही ये मौका जनरेट कर लेता हूँ, एक वीडियो कर लेता हूँ। जी बिल्कुल। वैसे अब तक इस वीडियो पर जो आपने सीवी पर शूट करवाई थी, इस वीडियो पर रिस्पांस कितना अच्छा है, अगर आप शेयर कर सकें? इतने व्यूज, इतने शेयर्स। इस वीडियो जिसकी आप बात करें हॉर्स राइडिंग वाली, इसके अराउंड तकरीबन 3 लाख प्लस कुछ व्यूज़ हैं, काफ़ी सारे पेजेस के ऊपर और भी शेयर हुई है, यूट्यूब पे अलग व्यूज़ हैं। और रिस्पांस की अगर बात करें तो रिस्पांस माशाल्लाह जो है लोगों का बहुत अच्छा है, कहूँ कि 99% लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने बोला मजीद इस तरह की वीडियोज़ बनाएं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच हनीफ, साथ मौजूद थे आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपकी ख्वाहिश है ना टर्की जाना और अर्तुगरुल की टीम से मिलना, कास्ट से मिलना, ये भी पूरी हो जाए। उसके अलावा अगर आपको अच्छी सी ऑफर मिल जाए जिस तरह का आप काम करना चाहें तो और अच्छी बात है। वो वहाँ जाएंगे ना तो फिर वो बाल भी डाई करा के जाएंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया। हमें साथ लेकर जाएंगे? हम दोनों वैसे ही कुछ प्लान कर लेंगे क्योंकि हमारे मामला सारे के सारे छुट्टी मिलेगी कि नहीं के ऊपर। नहीं किरण, आजकल हालात ऐसे हैं, छुट्टी मिलती भी नहीं है और उस दौरान भी काम ज्यादा करना पड़ जाता है।
बारिश की वजह से बढ़ जाते हैं, दुखती रगों के ऊपर हाथ नहीं, पूरा पंजा रखा है। समझ अभी बात नहीं आएगी, समझाएंगे बाद में चलकर आपको। हो सकता है ईद के शो आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा हम क्या बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम आपकी आसानी के लिए बात कर देते हैं, फिर भी हम आपकी छुट्टी के लिए बात कर देते हैं, फिर भी हम आपके एडवेंचर के शौक के लिए बात कर देते हैं। और बात क्या करते हैं जी, तफसील के साथ करते हैं। एडवेंचर का शौक अगर आपको है और आप घूमना फिरना चाहते हैं तो केपी में दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी यानी तवील फासले तक केबल कार चलेगी जनाब। अपर दीर से लोअर चित्राल। किरण कितने मजे की बात है, नहीं अपर दीर से लोअर चित्राल, आपको गाड़ी में नहीं जाना, आप इस तरह से जाएंगे। 14 किलोमीटर का फासला, सिर्फ इतना ज्यादा फासला नहीं है, बट जाहिर है वैसे आप जाए तो फासला लंबा होता है, बट डायरेक्ट हो जाएगी ना, कनेक्टिविटी तो 14 किलोमीटर का रास्ता है। सूबाई हुकूमत ने अपर दीर तक लोअर चित्राल केबल कार मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया और मंसूबे पर यस फौरन से कंप्लीट करें और हमें फौरन से बुलाएं शूट करने के, ताकि हम झूले लेकर आए। मंसूबे पर बाकायदा काम कब से शुरू होगा और कब से इस केबल कार पर आप बैठकर वो जो कुदरती मनाजिर हैं वो आप देख पाएंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीईओ केपी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हसन दाऊद भट्ट साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला, नया दिन को टाइम दिया। सर थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर क्लेम किया गया कि दुनिया की सबसे ऊंची और तवील केबल कार है, ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो पाएगा, कब हम कहेंगे कि अच्छा जी आप खोल दिया गया है, अब आवाम जा रहे हैं सैर के लिए जाएंगे? पहली बात तो ये कि मैं आपकी जो इससे पहले जो आप गुफ्तगू कर रहे थे वो सुन रहा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्दी आपके इदारे की तरफ से छुट्टी मिलेगी और आप खैबर पख्तूनख्वा की टूरिज्म को एंजॉय करने आएंगे। में घी शक्कर। हाँ जी, और आप जब आएंगे तो आप स्पेशल गेस्ट होंगे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, और हम आपको ना सिर्फ ये केबल कार की साइट पे लेके जाएंगे बल्कि और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हर पाकिस्तानी को जाना चाहिए और टूरिज्म को एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये भी लेकिन छुट्टी पर टिका है। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पे कल्चर, हिस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी ये तीनों मिलते हैं। जबरदस्त। और ये तीन और नेचर ऑफ कोर्स, और ये जब चीजें मिल जाएं तो वो जगह टूरिज्म के लिए स्पेशल अट्रैक्शन रखती है। और इसी सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत पे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी टूरिज्म जो है वो हमारी जो प्रोविंशियल जीडीपी है उसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है, तो इस सिलसिले में काफी एफर्ट की जा रही हैं। जबरदस्त। ना सिर्फ हम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं बल्कि वहाँ पर नए आइडियाज और नोवेल्टी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म। और 2019 के अंदर हमने देखा कि अबाउट 25% टूरिज्म सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट आई थी, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आए थे। नेचुरली मार्च में जब कोविड आया तो उसके बाद टूरिज्म सेक्टर वाज द वन व्हिच वाज हिट हार्ड, लेकिन हम इस दौरान भी हमने कोशिश की कि अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वो फिजिबिलिटीज जो कि जिन पे हमने काम करना चाहिए उन पे करें। और सीएम साहब की हिदायत पे रिसेंटली एक टूरिज्म सेक्टर पे एक इम्पोर्टेंट हाई वैल्यू मीटिंग हुई थी और इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि 14 किलोमीटर की जो आप बात कर रहे हैं केबल कार की, ये अपर दीर से लोअर चित्राल तक बनाई जाएगी। इसकी फिजिबिलिटी का काम दे दिया गया है और इस पे नेचुरली जो गवर्नमेंट के तरीके होते हैं बिडिंग के और एक प्रोसेसेस में कंप्लीट की जाएगी। नेचुरली ये दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार में से होगी, तो इसको काम करने, इसको तैयार करने में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो मेजर्स देने हैं उनको देखा जा रहा है और इस फिजिबिलिटी का हिस्सा होंगे। मेरी ये जरूर गुजारिश होगी कि आप इस केबल कार के बनने तक का इंतजार न करें और पहले ही आकर इस जगह को देख लें। सर ये बताएं, तो इतनी ही है, ये आना तो चाहिए, छुट्टी मिल जाएगी तो आ जाएंगे। लेकिन मुझे सर एक और बात बताएं कि जिस तरह ये तो केबल कार है, हमने कुछ दिन पहले ये भी सुना कि साउथ एशियन लॉन्गेस्ट जिप लाइन का इफ्तिताह भी हो चुका है केपी में, उसके हवाले से भी कुछ शेयर कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि आजकल के दौर में टूरिज्म जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए आपको स्पेशल मोबाइल ऐप्स करनी होती हैं, आपको व्लॉगर्स को एंगेज करना होता है जो कि आके आपकी एक पॉजिटिव पिक्चर दे सके, पूरे दुनिया को दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक क्रॉस रोड है, चाहे वो सी पैक हो, चाहे वो के पैक हो, चाहे वो
कैरक हो, इन सब का एक क्रॉस रोड बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में अब पीस है, वहाँ पर प्रैग्मेटिक लीडरशिप है जो ये चाहती है कि ये टूरिज्म का सेक्टर और वो तमाम सेक्टर जिससे एसएमई ग्रोथ हो, जिससे इकोनॉमी हो, जिससे जॉब क्रिएशन हो। जैसा कि आपको मैं पता ही होगा, आप वेल रेड हैं कि एक टूरिस्ट जो है वो तकरीबन 6 जॉब्स क्रिएट करता है, और अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट हो तो वो तकरीबन 8 जॉब्स क्रिएट करता है। और हमने एनालिसिस किए थे पिछले साल के, एक टूरिस्ट तकरीबन 10,000 योमिया खर्च करता है डोमेस्टिक टूरिज्म की बात। एक छोटी सी चीज मैं आपको हाईलाइट करता जाऊं कि हम ये भी समझते हैं कि चूंकि हमारी टूरिज्म काफी रेजिलिएंट है और चूंकि मिडिल क्लास जो है वो अब टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो कोविड की रिस्ट्रिक्शन जैसे ही इंशाल्लाह खत्म होंगी, हम समझते हैं कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो आएगी इन एरियाज की तरफ जिनमें सवात है, जिसमें गलियात है, जिसमें एबटाबाद है, जिसमें नारान कागान है। तो हम उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, काइट का प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, उसके तहत हम इन प्रेपरेटरी वर्क कर रहे हैं। साइन बोर्ड्स लगाना, वहाँ पे सिटिंग एरियाज को क्लीन करना, नए वॉशरूम्स की क्रिएशन करना, फीमेल के लिए फैसिलिटीज जो रिक्विजिट फैसिलिटीज होती हैं उनको रेडी करना। और मैं आपको खुशी से बता सकता हूँ कि हमारी तैयारी बिल्कुल सही टाइमलाइंस के मुताबिक जा रही है, और जैसे ही सहूलत हो, अच्छी हो और सस्ती हो, ये है ना जहन में आप लोगों के? सस्ती तो वैसे एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन यकीनन सस्ती होगी इंशाल्लाह सर, ताकि आम आदमी यूज कर सके और इससे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। और टूरिज्म सेक्टर बेइंतहा है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये बुद्धा ट्रेल जिसे सवात तक जाता है उसको ही अगर फॉलो करें तो ऐसी मतलब ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी के इंसान जो है वो दंग रह जाता है। ये तो तफसील भी आपने बता दी और साथ में आपने प्लान भी दे दिया ना कि क्या क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपने सिर्फ KPBOIT या टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे जाना और वहाँ पे तमाम प्लान आपके लिए तैयार पड़ा होगा, और आपने एक कॉल करनी होगी टूरिज्म अथॉरिटी को या KPBOIT को, और वो आपको पूरा प्लान बना। जबरदस्त, ये तो ये आसानी आ गई। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप हसन साहब। और KP में टूरिज्म से काम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली काम हो रहा है, उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एनीवेज एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं, बहुत से मौजूद बाकी हैं, स्टे विद अस। खबर ने कुछ दिनों से धूम मचाई हुई है, वो धूम पूरी दुनिया में मचाई हुई है कि पाकिस्तान का एक मदरसा और वहां के स्टूडेंट्स और टर्की में एक ऐसा जबरदस्त इवेंट है एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्ट, इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। बल्कि कहना ये चाहिए कि उसके फाइनल में पहुंच चुके हैं। टीजर दिया है, इस पर बात करेंगे बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मुझे आप तभी बताइएगा कि आखिर ये सारे का सारा मामला क्या है। डिटेल से करण बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारी डिस्कशन हो रही है कि मदरसे को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ है और कुछ डिफरेंस है। लेकिन ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि वो हेडलाइंस बना रहे हैं, और हेडलाइंस भी कैसे बना रहे हैं कि वो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फेस्ट में, और दैट टू फाइनल में आप पहुंचे हाईएस्ट मार्क्स के साथ। तो भाई ठीक है, आप ये सब कुछ बताइएगा। वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट। मैं ना मेहमानों से कम और आपसे ज्यादा सवाल पूछ लूंगी। लेकिन मैं ना एक और मौजू की तरफ आपको लिए चलती हूँ। आपने अब तक सुना होगा ना, ये कहाँ आ गए हम चलते चलते, अरे भाई डिस्काउंट्स के पास आ गए, ब्रांड्स के पास आ गए, बड़ी सहूलत से आ गए। 3 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलिए और फिर आपको मिलेगा बहुत कुछ, मुख्तलिफ ब्रांड्स पर डिस्काउंट मिलेगा। कराची के एक शहरी ने कुछ ऐसी ही ऐप बनाई है जिसके जरिए आप पैदल चलिए या फिर साइकिल चलाइए और इसके नतीजे में इनाम पाइए। ऐप बनाने के पीछे क्या वजह रही और इनामात भला कौन से हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। ऐप डेवलपर मौज़म हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? ये बताइएगा कि 3 घंटे में कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलना, फिर इनाम हासिल करना, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। काम कैसे हो रहा है और इनाम क्या मिल रहा है? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और वैसे एप्लीकेशन का आइडिया मेरी वालदा से आया था।
और ये मुझे कोई 2 साल पहले आया था, और जिसपे फिर मेरी वालदा एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है वॉक करती थी और वो जल्दी जाती थी। अब लेकिन वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में जो थी ना, वो थक हार के बैठ जाती थी और वो सारी मोटिवेशन लूज कर जाती थी। और मोटिवेशन लूज कर जाती थी तो जितनी मेहनत ने पहले की होती थी वो सब भी ज़ाया हो जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग चाय की टेबल पे बैठे हुए थे और वो अपने जिम के टाइम का वेट कर रही थी कि वो कब टाइम होगा, कब मैं जाऊंगी। और मतलब एकदम से मेरी तरफ मोड़ा और उन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि तुम मतलब इतनी एप्लीकेशन बनाते हैं तो मेरे लिए कुछ नहीं बना सकते। तो उस वक्त फिर मैं गया प्ले स्टोर पे गया, मैंने ऐसी एप्लीकेशंस देखी जो कि यही जो चलने वालों के लिए एक एप्लीकेशन होती है, और उनमें मैंने देखा कि इसमें ऐसी क्या कमी है और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है दूसरे लोगों को। तो इस तरह ये आइडिया डेवलप होना शुरू हुआ और फिर एक आइडिया ये आया कि क्यों ना हम अगर इसको रिवॉर्ड सिस्टम इनामात देना शुरू कर दे लोगों को, तो लोग काफी मोटिवेट होंगे इससे। हेल्दी हैबिट्स अगर सोसाइटी में होंगी और इस तरह की ऐप होगी और उसके ऊपर डिस्काउंट जो ब्रांड देगा तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, एक अच्छे काम में कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर बड़े ब्रांड के लिए और हर के लिए। तो ये एक अच्छी हमारे एप्लीकेशन के थ्रू एक अच्छा पैगाम अपने ब्रांड के लिए दिया जा सकता है, सिर्फ एक डिस्काउंट या एक कोई सर्विस देके। तो एक कन्विंस करने का तरीका ये भी था हमारा। ग्रेट। मौसम ये बताइएगा कि कोई पैदल चल रहा है ये तो मालूम हो जाता है, लेकिन कोई साइकिल चला रहा है ये भी मालूम हो जाएगा, या कोई बाइक पर बैठा और चला गया फुप्पो की तरफ रास्ते में और वो कैलकुलेट हो गया ये तो गया है। ये वैसे आपकी ये वाली बात सिर्फ साइकिल में नहीं, पैदल चलने वाले को भी ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो सेंसर मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ आपके हाथ के शेक से चलते हैं। तो बैठे से तो मतलब वो हम ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर हमने इसका मतलब इस पर काफी ज्यादा मेहनत की हमने, हमें 3-4 महीना लगा इसको रिसर्च करने में कि हम इसको किस तरह जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने किया कुछ यूँ कि हमने हाथ का मतलब ये जो सेंसर होता है शेकिंग सेंसर और जो जीपीएस होता है उसके थ्रू हमने ये तो मालूम कर लिया कि बंदा चल भी रहा है साथ साथ हाथ शेक के कि नहीं। तो 2 तरीके से वैलिडेशन हो गई। अब बात आती है साइकिलिंग की, तो एक मैक्सिमम स्पीड तक बंदा जा सकता है साइकिलिंग में, और अगर किसी और स्पीड पे जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो बाइक या फिर गाड़ी ही होगी। तो हमने इस तरह के थ्रेशोल्ड सेट कर दिया जहाँ पे ये थ्रेशोल्ड क्या सेट किया है, कितनी स्पीड हो तो कंसिडर हो जाएगा ये साइकिल पर ही जा रहे हैं भाई साहब? थ्रेशोल्ड को देख के इसमें जो होते हैं ना डिस्टेंस जो है हमारे जो सेंसर्स होते हैं वो जो होते हैं ना हर डिस्टेंस पे जो है ना एक इंस्टेंस भेजता है। तो वो जो है तो वो हमने जो है ना 25 मीटर्स रखा हुआ है कि वो एटलीस्ट इतने डिस्टेंस पे अगर 25 मीटर पे चल रहा है, इससे नीचे चल रहा है तो सही है, इसके ऊपर चल रहा है तो पक्का बंदा जो है ना गाड़ी में या बाइक में। अच्छा मौसम ये बताएं, अम्मी अभी वॉक करती हैं तो क्या होता है, मोटिवेटेड है वो, जितना वॉक करती थी उससे ज्यादा करने लगी है, उससे ज्यादा डिस्काउंट्स आने लगे हैं? वो एक तरह से मेरी ब्रांड एम्बेसडर बन गई, अपनी दोस्तों अपने कोलीग सबको जाके बोल रही होती कि ये अपने फोन में डाउनलोड करो और चलते फिरते हैं। तो हाँ ऑब्वियसली मतलब जो जिसके लिए बनाई थी वो तो बहुत ज्यादा खुश है। और एक बात बिल्कुल सच बताइएगा, अम्मी ने बस इतना सा कहा था कि मेरे लिए ऐप बना नहीं सकते तो, या फिर अम्मी ने ये कहा था अगर मुझे हर 2 मिनट बाद एक इनाम मिलेगा ना तो मैं कम से कम 20 मिनट वॉक करके दिखाऊंगी? वैसे अगर ये भी बोलती है तो मुझे मैं नहीं सुन पाई क्या कहा, आवाज चली गई थी, मौसम की आवाज चली गई। एनीवेज मौसम थैंक यू साथ मौजूद थे आप और इस ऐप से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, वैसे भी आप हेल्थ रहेंगे। इनाम ना भी मिला तो सेहत से बड़ा इनाम क्या है? देखा अम्मी आइडिया देती है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। अम्मी जो ना फिर करवा के भी छोड़ती हैं, करके दिखा, इसमें तो वाकई कोई शक नहीं है। शोएब की छुट्टियां इन्हीं चक्करों में चली जाती हैं। ये आपने मेरी दुखती रख पे हाथ नहीं, पूरा पंजा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। चलिए जी बढ़ते आगे, एक और बड़ी जबरदस्त खबर हमारे पास है। लाहौर पुलिस के काबिल सब इंस्पेक्टर अब ये हैं जनाब डॉक्टर, क्योंकि इन्होंने कर लिया PhD, MA और MPhil इन्होंने पहले से किया हुआ था और फिर अब इन्होंने कर लिया PhD, दैट टू इन केमिस्ट्री। जरा इमेजिन कीजिए, व्हाट अ टफ सब्जेक्ट ही चोज,
थाना वाहिद कॉलोनी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग ने धूम मचाई है। मोहम्मद इरफान साहब ने पुलिस की थका देने वाली नौकरी के दौरान ये पीएचडी की डिग्री हासिल की है। पीएचडी करने वाले वो पहले तफ्तीशी ऑफिसर बन गए जनाब। और ये उन्होंने कैसे किया? विद ड्यूटी पीएचडी करना, यानी कोर्स वक्त तक तो समझ आता है, लेकिन वो थीसिस में तो बहुत वक्त लग जाता है, बहुत एनर्जी थीसिस में लग जाती है, लेकिन उन्होंने ये काम कर दिखाया। तो हमने सोचा आज उन्हीं से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस ऑन डूइंग दैट पीएचडी। तो थोड़ा सा बताएंगे, पुलिस की नौकरी, दैट टू एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो ऐसे में पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालते थे? वो कोर्स वर्क, वो थीसिस, वो सुपरवाइजर से मिलना, वो रिसर्च करना, लाइब्रेरीज जाना, किताबें छानना, उसके बाद कहीं थीसिस होता है। रहमान बेशक पुलिस की नौकरी जो है वो एक टफ जॉब है और एक इमरजेंसी की जॉब है, और साथ में पढ़ाई जारी रखना या पढ़ाई के लिए वक्त निकालना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन जब इरादा हो आपका कि आपने करना है तो फिर टाइम भी आप निकाल सकते हैं। उसमें यह है कि अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को कम करके और अपना जो है वो दूसरी जो है वो चीज़ें जो थी, अपना जो है वो सोशल इंटरेक्शंस, उसको मैंने कम किया। और उसके साथ जो है पुलिस का काम जो है वो मैंने नियरली नाइट पे एडजस्ट किया। ठीक है, उसमें तफ्तीश मिसल लिखना, रेड करना, मुलजमान पकड़ना, वो रात में शिफ्ट करके जो है इसके साथ मैंने सुबह को थोड़ा सा टाइम जो है वो फ्री निकाला, और दिन को जो है वो मैंने अपना यूनिवर्सिटी के लिए और अपने रिसर्च के लिए टाइम निकाल के जो है दोनों चीज़ों को मैनेज किया। अच्छा, ये फरमाइएगा, अमूमन ये देखा गया है, तासुर है कि लोग तो पुलिस वालों से खूब घबराते हैं, खौफ खाते हैं। आपके मामले में बिल्कुल उलट है, लोग बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, इज्जत से पेश आते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? आपका लोगों के साथ में रवैया या फिर आला तालीम? असल में जो है ना, पुलिस का लोगों ने गलत इमेज जो है ना, गलत प्रोजेक्शन की हुई है। इतना जो है वो नेगेटिव बना दिया है कि आने वाला पहले ही सोच लेता है कि ये नेगेटिव है, जबकि ये इतना नेगेटिव नहीं है, बड़ा पॉजिटिव महकमा है। इसमें जो है अगर आप इससे प्यार से मोहब्बत से पेश आएँ तो ये उससे दुगना जो है वो आपसे प्यार करता है। मैंने जो है ना एजुकेशन, नो डाउट एजुकेशन जो है वो आप में बड़ा पेशेंस, बड़ा बर्दाश्त और जो है वो अच्छा बिहेवियर पैदा करती है। तो तालीम भी इसमें एक वजह है मेरे अच्छे बिहेवियर का, अच्छा जो है वो लोगों के साथ बर्ताव का। लेकिन जो है ना मैं ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगा कि जो प्रोजेक्शन हुई है ना नेगेटिविटी की, तो असल वजह जो है ना वो है इस पुलिस के इमेज को ख़राब करने की। सही। अच्छा, इरफान साहब भी बताइएगा कि आईजी पंजाब साहब की तरफ से भी आपको इनाम से नवाजा गया, और डिग्री हासिल करने के बाद, यानी पीएचडी डिग्री हासिल करने के बाद जो सपोर्ट आपको मिली, जो अप्रिसिएशन आपको मिली, तो अब जब आप ड्यूटी पर जाते हैं तो अब मोराल कितना बुलंद होता है? हाँ जी, जो है मुझे मेरे कोलीग की तरफ से, लोअर सबॉर्डिनेट, अपर सबॉर्डिनेट और अफसरान और आईजी साहब की तरफ से मेरी हौसला अफजाई, और ये सारी जो है ये इसने बड़ा जो है मेरा सर जो फ़ख्र से बुलंद किया है, और बड़ा मेरे लिए बाइसे फ़ख्र हुआ है। यह है कि जब आप कोई चीज़ करते हैं और उसकी आपको जब अप्रिशिएशन मिलती है तो फिर आप में एक नया वलवला पैदा होता है कि जो है इस काम को मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर किया जाए, मज़ीद इसमें जो है वो जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं उनको दूर किया जाए और उसको मज़ीद जो है वो अच्छा किया जाए। तो मेरे जो है मेरे सब कोलीग ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे लोकेलिटी ने, सब दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो इससे जो है मेरी बड़ा हौसला अफजाई हुई है, और मैं सबका ममनून हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ, अपने अफसरान का भी, जिन्होंने जो है मुझे बुला के मुझे इनाम से भी नवाजा है और मेरी हौसला अफजाई की है। कुछ ज़रा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, ख़ास तौर से अपने बच्चों के बारे में बताइए, वो किन स्टैंडर्ड्स में क्या पढ़ रहे हैं? वैसे तो उनका रुझान है, उनके बच्चों के अपने ख्वाब हैं कि वो क्या करना चाहें, लेकिन आप खुद उन्हें कहाँ देखना चाहते हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है, एक बेटी है। 6 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी है। तो मैंने जो है वो उनको सिखाता हूँ, उनको जो है वो अच्छी पर्सनालिटीज़ उनके मतलब बताता भी हूँ, ठीक है, और उसके अलावा उनको जो है वो विजिबली उनको दिखाता भी हूँ, और उनमें जो है वो जज्बा पैदा करता हूँ कि आपको जो है वो इसमें जो है वो रहते हुए कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। तो वो मुझसे जो है बड़े मुतासर होते हैं।
सत्तार हरीम शाह और डॉक्टर फारूक सत्तार। आपने थोड़ा थोड़ा सा इस बारे में जाना था, लेकिन हरीम शाह हैं तो कुछ ना कुछ इंकशाफात भी हैं। एग्जैक्टली जी, हरीम शाह की फारूक सत्तार से होने वाली मुलाकात की क्या है कहानी? यानी हरीम शाह को आम भी खिलाया और हरीम शाह के लिए रूम भी बुक हुआ। हरीम शाह से जो मुलाकात रही, SOPs भी थे, SOP मास्क भी लगाया हुआ था। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एनीवेज जी, और मैं सुन के हैरान हो गया कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से मुताल्लिक, सियासी जमात से मुताल्लिक हरीम शाह से मशवरा मांगा। खैर, हरीम शाह ने कहा कि आप मुझसे टिकटॉक से मुतालिक बात करते हैं तो मशवरा आपको देती है, आप मुझसे पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं। एनीवेज जी, मुदस्सिर नज़ीर, इसी को कहते हैं जी, एग्जैक्टली सादगी। तो मुदस्सिर नज़ीर ने सादा सा इंटरव्यू किया जो कि बड़ा दिलचस्प निकला। उसमें क्या इंकशाफात किए हरीम शाह ने, आपको सुनवाते हैं। आज बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं हरीम शाह। आज वो कराची में मौजूद हैं। आज हम उनसे स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे और हम उनसे बात भी करेंगे। हरीम शाह, कैसा लगा कराची आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। खाने कौन से पसंद है? कराची के खाने तो कराची के खाने चूँकि रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद हैं और हम तो PC में चूँकि स्टे और वहाँ के ही खाने खा रहे हैं। पहले आप PTI को लाइक करती थी और PTI के गुण गाती थी, अब आप MQM वालों के साथ देखी जा रही हैं। MQM कैसी जमात है और क्या MQM ज्वाइन करने तो नहीं जा रही कहीं? नहीं, ज्वाइन करने का बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। और PTI तो अब भी मुझे पसंद है, इसकी मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैंने MQM को ज्वाइन करना है या मैंने MQM में कोई शमूलियत इख्तियार करनी है। आप ज़रा बताएं, फारूक सत्तार से कितनी वाक़फ़ियत है और क्या ख़ास उनके साथ आपके टर्म्स हैं, ये बताएं। मैं आपको यहाँ पे एक फ़नी बात बताती हूँ और मुझे बड़ी हंसी भी आई थी। मुझे किसी ने क्लिप सेंड किया, फारूक सत्तार साहब का कोई एंकर उनसे सवाल कर रहे हैं कि हरीम के साथ मुलाकात, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने ये झूठ बोला कि मेरे ऑफिस के अंदर आई हैं, जबकि ऑफिस में आई हैं और मुझे बाद में पता चला कि ये हरीम शाह है। और जब मुझे पता चला तो मैंने कहा ओ अब तो मैं मर गया, मैं लुट गया। तो कहते हैं मुझे पता नहीं था, लेकिन ये उनका झूठ है। एक बंदा जो इतनी बड़ी पार्टी या किसी पार्टी को लेके चल रहे तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और जो हो हकीकत, अगर आप सच बोलें, सच्ची बात करें, ये हकीकत पे मबनी बात करें, तो इससे आपका क्या जाते हैं। तो इतनी छोटी सी बात पे झूठ बोल के नहीं, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। 6-7 मंथ से हमारा कांटेक्ट है। उन्होंने कहा जब भी आप कराची आई तो आप हमारी मेहमान होंगी, आप ज़रूर आइएगा कराची और आपने ज़रूर मुलाकात करनी है मुझसे। तो फिर मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ काम के सिलसिले में आई। होटल में वो आए और उन्होंने स्पेशल ऊपर रूम वगैरह रिज़र्व करवा के फिर हमें उन्होंने इन्वाइट किया। और मैं थी, मेरे साथ मेरी 3 फ्रेंड्स और थीं और वहाँ पे मतलब घंटा 1.5 घंटा आलमोस्ट डिस्कशन हुई हमारी और मीटअप हुआ। दूसरी मज़े की बात ये कि हम बैठे हुए थे, मेरी फ्रेंड मेरे साथ जो थी वो भी बैठी हुई थी। तो फारूक सत्तार ने ये बात भी की, इस बात का भी इज़हार किया कि मैंने हरीम का नाम भी नॉटी गर्ल से सेव किया हुआ है, क्योंकि ये शरारतें बहुत ज़्यादा करती। बिलावल बड़े हैंडसम हैं, कैसे लगते हैं बिलावल? बिलावल तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे सीरियसली पसंद है। मुझे बेनज़ीर बहुत पसंद थी और उन्हीं के बेटे हैं, मतलब शक्ल से भी काफ़ी हद तक उनकी मुशाबियत है। तो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पीपल पार्टी भी बहुत पसंद है। मैं अगरचे PTI की सपोर्टर हूँ, लेकिन पीपल पार्टी ने भी इस पाकिस्तान के लिए मतलब बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको सराहा जा सकता है। आप बहुत ब्लंट हैं, हमें ये बताएं, जैसे फारूक सत्तार के आप झूठ बता रही हैं, ठीक है, और बहुत से लोग वो भी होंगे जो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो ये बात बताना नहीं चाहते, चुपके मिलते हैं। फारूक सत्तार साहब आए थे और दिल्ली में आए थे और उन्होंने खुद मुझे कहा था कि आप कराची आएंगी तो मेरी मेहमान होंगी। तो उनकी मर्ज़ी से हमने कहा कि हम वीडियो बनाएं। उन्होंने कहा बिल्कुल आप वीडियोस बनाओ, आप हमारे साथ पिक्चर्स लो, आप सब कुछ करो। और जी हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आजकल मेरे फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं है, मेरी पार्टी थोड़ा डाउन जा रही है, मुझे आप कुछ इंस्ट्रक्शन हैं तो मैं फॉलो कर सकूँ। मैंने कहा सर अगर आप मुझसे टिकटॉक की या किसी और जो मेरे काम है उनकी इंस्ट्रक्शन लेंगे तो मैं तो आपको दे भी सकती हूँ, लेकिन हुकूमती सतह पे अगर मुझसे कोई बात करेंगे तो मैं क्या मतलब अपना मौक़िफ़ दूँगी या मैं ऐसी क्या बात करूँगी, उस पर तो मैं जस्ट फन ही करूँगी। तो कोई ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं हो सकता, वो मशहूर होना तो नहीं चाहते? ऑलरेडी इतना फेमस है, उनको क्या मशहूरी की और ज़रूरत है। दोबारा उठान होगी MQM की? उन्होंने उठान, मैं कहती हूँ मैं तो ये चाहती नहीं हूँ MQM ऊपर आए। मैंने तो उनके मुँह पे भी ये बात की थी। अगर शेख रशीद ऑफ़र करें शादी के लिए आप? नहीं, वो इतने बुढ़े में शादी क्यों करूँ।
शेख रशीद अच्छे नहीं लगते? नहीं, अभी 60 साल इंसान की आखिरी वो होती है, उससे ऊपर कुछ खुश नसीब ही जाते हैं, तो मैं क्या मतलब बेवा जिंदगी गुजारूंगी। ओह माय गॉड। तो फयाज चौहान कैसे लगेंगे आप? नहीं, वो अच्छे इंसान हैं, मेहमान नवाज अच्छे इंसान हैं, काफ़ी अच्छे हैं। शेख साहब भी अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं, अच्छा इंसान है। हरीम, एक बात बताएं मुझे, आपसे लोग डरते क्यों हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे हमेशा ये सुनने को भी मिलते हैं, देखने को भी मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों के मुंह से भी ये कि आपसे लोग डरते हैं। वैसे भी अगर इंसान, मैं कहती हूँ इंसान को बहादुर होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। जो डरते हैं उनके लिए चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा। जिनके दिलों में खोट होती है तो वो हमेशा खाइफ रहते हैं। कभी बिलावल अगर आपको शादी की ऑफर करें तो? शादी की ऑफर करे बिलावल तो शादी नहीं कर सकती। बिलावल से शादी नहीं कर सकती। हरीम से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गपशप हुई है और बड़ा अच्छा लगा इनसे। बस इनका ये कहना है कि कुछ लोग जो इनसे मिलना चाहते हैं और इनको पसंद करते हैं वो इस चीज़ को मत छुपाएं और इनसे मिलें। 2020 का जब आगाज़ हुआ था, जिस वक्त कोरोना से मुतालिक कोई बात नहीं हो रही थी, तो हम ये कहते थे कि इस साल पाकिस्तान का टूरिज़्म जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। बट एनीवेज ड्यू टू कोरोना चीज़ें डिस्टर्ब तो हुई, लेकिन स्टिल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान के सियाती मकामात में जिस तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम वहाँ पर फैसिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बट चलिए इतना दूर क्यों जाएँ, अभी चंद दिन बाद एक ऐसा वीकेंड आ रहा है जिसमें ईद भी है और वीकेंड भी है। दैट मीन्स फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, नॉट दिस वन, द अदर वन, जिसमें ईद आ रही है। तो उससे मुतालिक सवाल ये है कि जो सियाती मकामात हैं क्या वहाँ पर लोग जा पाएंगे? बिकॉज छोटी ईद पर भी छुट्टियाँ तो थीं लेकिन लोग जा नहीं सके थे। उस वक्त कोरोना पीक पर था, दैट इज़ वाई सख्त फैसले लिए गए थे। अब कोरोना डाई डाउन हो रहा है, तो क्या सियाती मकामात खुले जाएंगे? क्या इस बार हम सैर को जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि बच्चों को अब हम लारे लगाते हैं कि अब जब मामलात बेहतर होंगे, अब तो छोटे चुन्ने मुन्ने बच्चे भी कहते हैं कि अच्छा बाबा बाहर नहीं जाना बिकॉज कोरोना वायरस है। तो लेट्स सी कि अब बड़ी ईद पर क्या मामलात होते हैं। क्योंकि किरण, एक मामला ये भी है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है कि जब सयाहत होती है तो उनके घर का चूल्हा जलता है। थोड़े लोग जहाँ पर हो या थोड़े लोग जहाँ का रुख करें, वहाँ पर वैसे भी SOPs को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो बहरहाल ये खुशखबरी होगी उन लोगों के लिए भी जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जिनके बारे में आप कह रहे हैं जो जाना चाहते हैं। तो हम वज़ीर सकाफत लेबर खैबर पख्तूनख्वा हमको ज्वाइन करें, शौकत हुसैन, उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ये बताइएगा ना, इंतज़ार सभी को है, तो आप हमें बता दीजिए क्या सयाहती मकामात को खोला जाएगा? क्या ईद की छुट्टियां वहाँ पर गुजारी जा सकती हैं? सयाह जा सकते हैं, लोग जा सकते हैं? अब जैसे आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म का विज़न भी है कि सयाहत को प्रमोट किया जाए और हमारी ख्वाहिश भी थी, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लगा और उससे काफ़ी जो हमारे टूरिज़म को काफ़ी नुकसान भी हुआ। और आपको पता है कि 2 डिवीज़न जो है, हज़ारा और मलेकंड, इस एतबार से काफ़ी रिच हैं। अल्लाह ने हमें बड़ी खूबसूरती दी और हमने काफ़ी कोशिश भी की है कि नए मकामात को भी इंट्रोड्यूस करें इस दफ़ा, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ। इंशाल्लाह ईद तक तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो SOP हमने बनाई थी उस पर कई दफ़ा कोशिश की कि अमल दरामद हो, लेकिन आम लोग, आपको पता है कि उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि ईद के बाद सयाती मकामात को खोल दें, लेकिन विद SOPs। अच्छा शौकत साहब, खुद भी आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब का विजन भी है सयाहत का फ़रोग, मंशूर में भी शामिल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन आतिफ खान साहब को जब हटाया था उस मिनिस्ट्री से, उसके बाद लग ये रहा है कि ये मंशूर का हिस्सा होते हुए भी आपकी तरजीह नहीं है, क्योंकि सूबाई वज़ीर सयाहत इस वक्त KP में नहीं है। देखिए, इससे इम्पोर्टेंस आपको नज़र आती होगी कि कितने इम्पोर्टेंस दी जा रही है टूरिज़म को, कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इधर वज़ीर आला साहब ने ये कलमदान अपने पास रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस सूबे के अंदर टूरिज़म को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। और जब वज़ीर आला ने ख़ुद कलमदान रखा है तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस भी, और साथ साथ ये कि जो काम हो रहे हैं इस वक्त टूरिज़म के हवाले से ज़बरदस्त, चूँकि सयाती मकामात खुले नहीं हैं लिहाजा लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जो टूरिज़म अथॉरिटी है, इसी तरह टूरिज़म पुलिस है, इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और जो टूरिज़म के जो इलाके हैं उनको सेफ़ बनाना, महफूज बनाना, इस पर भी काफ़ी हद तक काम हुआ है, वहाँ सहूलियात देना। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे ही टूरिज़म के जो इलाके हैं वो खुलेंगे, तो एक तो जो नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट और मुकामी टूरिस्ट
इंशाल्लाह ताला खींचे चले आएंगे। जो इस दफ़ा हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इनको, और जो सहूलतें दे रहे हैं, नए नए मुकामात जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उससे काफ़ी टूरिज़्म को तरक्की मिलेगी। शौकत यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हिस्सा कर रहे थे। जो अच्छा काम करे उसको आगे आना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अपनी वाली? अपनी, हम तो कहते हैं जी अपनी वजारत में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये। फवाद चौधरी साहब, जब भी इनसे गुफ्तगू होती है बड़ा हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दीगर मिनिस्ट्रीज से भी। एक तो ये कि ये मिनिस्ट्री अपनी, दूसरी ये कि मिनिस्टर अपना। यस, और जो वो बात करते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तानी, बिल्कुल पाकिस्तानी बात है, आवाम की बात है। डजंट मैटर वो हुकूमत में है, वो जो बात करते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल होती है, बिल्कुल दुरुस्त बात वो होती है। तो हमने सोचा कि आज जो नई अचीवमेंट्स हो रही हैं, जो नया काम हो रहा है इस मिनिस्ट्री के अंडर, उस पर तो बात करें, साथ साथ जरा पॉलिटिकल बातें भी कर लेंगे, अगर उन्होंने हमें कह दिया कि कर लीजिए, वरना वो हमें ये अक्सर कह देते हैं फवाद साहब कि नहीं इसी पर रहते हैं। चलिए जी, फवाद साहब साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग फवाद साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा फवाद साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे दिल के स्टंट से मुताल्लिक जो मॉडल है, इस पर ड्रैप का क्या रिस्पॉन्स आया अब तक? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये यूएई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जो आज आपने ये यूएई का मिशन कवर किया है। ये पहला मौका है कि अरब मुल्क जो है उन्होंने अपना एक स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया है, और पहला मिशन ही मार्स पे जो है वो लॉन्च किया है। ये जो इस वक्त यूएई के जो इस वक्त वली अहद हैं हिज रॉयल हाइनेस हमाद बिन जाद, इनका बहुत एक इंटरेस्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और यूएई प्रोबेबली दुनिया में अकेला मुल्क है जहाँ पे उन्होंने एक पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई है। और इस वक्त जो उनके साइंस मिनिस्टर हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्टर हैं, बड़े यंग लोग हैं जो उन्होंने इंडक्ट किए हैं। और जो इस वक्त दुबई में और यूएई में जो इस वक्त काम हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो बहुत ही कमेंडेबल है। और स्पेशली स्पेस के ऊपर इनका चूँकि बहुत इंटरेस्ट है, तो स्पेस प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने बहुत इन्वेस्ट भी किया है। और अब ये बहुत मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम है, जैसा आपने बताया, ये जापान की कोलैबोरेशन से उनका स्पेस प्रोग्राम चल रहा है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से यूएई की गवर्नमेंट को, उनके अवाम को, पूरे एक्चुअली ये इस तरह के मिशन तो पूरे इंसानियत के मिशन होते हैं, और यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है ये हमारे लिए, तमाम आलम इस्लाम के, तमाम आलम इस्लाम के लिए और बनी नौ इंसान के लिए। और फिर अच्छा, आप जी सर प्लीज पहले आप जवाब दे दीजिए शोएब के सवाल का। नहीं आप गो है। मैं असल में आपने अपने अचीवमेंट से पहले आपने इतनी उम्दा गुफ्तगू कर डाली, तो मैंने सोचा कि क्योंकि वाकई बहुत अच्छा काम है, तो हम एक दो जुमले और मैं चाह रही थी कि आप इसके ऊपर कह देते। सर ये तवक्कुल भी है, ये उनका प्लान भी है कि उन्होंने खदशा भी रखा है कि हम नाकाम हो सकते हैं, इससे पहले कि मिशंस नाकाम हुए हैं इस जोन में, लेकिन मालूमात के हुसूल के लिए इतनी एफर्ट करना और ये सोचे बगैर करना कि इतना सरमाया लगेगा और फिर वो सब कहीं डूब जाएगा, इल्म हासिल करने के लिए, मालूमात को बढ़ाने के लिए इस पैशन का होना किस कदर ज़रूरी है, और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और नाकामी से ना डरना बहुत इम्पोर्टेंट। exactly. अगर आप ये सोचें कि मैं नाकाम हो जाऊंगा अगर मैंने ये किया, तो फिर तो आप कुछ कभी कर ही नहीं सकते। जब आप कुछ भी करते हैं तो नाकामी का जो खदशा है वो हमेशा रहना चाहिए, और आप को पता होना चाहिए कि आप कर रहे हैं तो आप नाकाम भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये क्या करना कि करे ही ना कि खामखा नाकाम हो जाए, ये तो बिल्कुल ही जो है वो इससे आप आगे नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा। फिर बात हमारी जो एक बहुत मैं देखता हूँ कई दफ़ा बात आती है कि जी इतना पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत है कि आप जब भी रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर जो वसाइल लगते हैं वो वापस आ जाते हैं। अगर जितना भी पैसा आप R&D के ऊपर लगाते हैं वो एक्चुअली 4 गुना आपको वापस जो है वो मिलता है, और इसलिए जो बड़े ममालिक हैं वो अपनी R&D के ऊपर बहुत बड़ा पैसा भी खर्च करते हैं, कंपनीज भी उसके ऊपर खर्च करती हैं, और डेफिनेटली उनको वो लॉन्ग टर्म में वापस मिलता है। और ख़वातीन के ऊपर भरोसा करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना इस कॉन्फिडेंस के साथ सर कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी।
ये एक और एस्पेक्ट है इस यूएई मिशन का कि जिसमें ख़वातीन जो है उनको बड़ी तादाद में जो है वो डाला गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो उनकी इस वक्त यूएई की जो मिनिस्टर हैं एआई की, वो भी खातून है। आई थिंक शी इज प्रोबेबली 30 और समथिंग, वेरी यंग लेडी। तो इसका वो बड़ी, इसको भी बड़ी वो उनकी जो इक्वलिटी है उसको भी इस वक्त ये गवर्नमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रही है। सो ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशन है अरब वर्ल्ड के लिए, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। और हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे ये हमारा प्रोग्राम जब शुरू हुआ था 1960s में, हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था स्पेस का। उस वक्त तो यहाँ पे पूरे एशिया में यूएसएसआर के बाद पाकिस्तान ही अकेला मुल्क था जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे विजनरीज जिन्होंने स्पार्क को बनाया 1961 में, और 1963 में रहबर पहला रॉकेट जब हमने खला में छोड़ा पाकिस्तान ने, उस वक्त चाइना और इंडिया तो किसी शुमार कतार में ही नहीं थे। और पाकिस्तान ने बहरहाल, हमने अपना जो कहिए कि डोर हमसे कहीं टूट गई और वो अब हम डोर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अब हम मेरा ख्याल है स्टंट की तरफ आ जाते हैं। व्हाट्सअप मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर इस पर बहुत बहस हुई कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टंट है तकरीबन 1 लाख उसकी प्राइस थी। फिर जब कोर्ट ने इस मामले को उठाया और उसके बाद हमने देखा कि प्राइस फिक्स की गई, और फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट वाज इन मार्च जबकि नस्ट को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस मिला था लोकल मैन्युफैक्चरिंग का, और फिर कीमत कोई 30,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो अब बताएं सर, अब मामला कहाँ पर पहुंचा है? जो अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम जाएंगे, स्टंट की कीमत कितनी कम हो जाएगी? सबसे पहले तो ये तकरीबन 1.5 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट था। ओके। और के ऊपर बहुत जो है वो मेहनत की है। नस्ट के जो तमाम मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। और इसको पहले जो है वो बड़ी आई मस्ट ऑल्सो क्रेडिट जनरल बाजवा साहब का, उन्होंने भी इसको बड़ा ज़्यादा आर्मी चीफ ने इसको इस प्रोजेक्ट को बड़ा पुश किया। और उसके नतीजे में अब नस्ट जो है उसकी सारी जो लाइसेंसिंग है वो अप्रूव हो चुकी है। एक प्रोडक्ट कोड होता है, वो प्रोडक्ट कोड जो है वो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग से पहले ड्रैफ्ट जो है वो इशू करती है। वो इंशाल्लाह उसके लिए जो तमाम कानूनी मामलात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद इस महीने के आखिर तक वो जो उन्हें प्रोडक्ट कोड है वो अलॉट हो जाएगा। और अगस्त में ये अपनी प्रोडक्शन जो उन्होंने पहले ही बना ली है नस्ट में, जो साइंस अब इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये 2 तरह के स्टंट्स हैं। एक डिसॉल्वेबल स्टंट होता है, एक स्टंट होता है जो डिसॉल्वेबल नहीं होता। तो डिसॉल्वेबल जो स्टंट है तकरीबन 2.5 लाख इस वक्त रुपया है, 2.5 लाख से 2 लाख वो कम होकर 80 से 85,000 रुपए के ऊपर आ जाएगी। और जो नॉन डिसॉल्वेबल स्टंट है वो उसकी कीमत जो है कम होकर के 18 से 20,000 रुपए तक जो है वो आ जाएगी। तो इट्स अबाउट 1/3 जो कॉस्ट है जो अभी हमारी हार्ट ऑपरेशंस के ऊपर आती है वो तो उसके तकरीबन 1/2 रहते हैं। सर ये जो सॉल्युबल स्टंट की आपने बात की है 2.5 लाख, आई एम श्योर कि वो तो ज़ाहिर है पूरा प्रोसीजर बैलून हो या जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको मिला के आपने कॉस्ट बताई होगी। बिकॉज जो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने जनवरी में फिक्स की थी उसकी प्राइस वो 30,000 थी, नहीं? ये जो नॉन डिसॉल्वेबल नहीं, जो डिसॉल्वेबल है वो उसकी बात करें, नॉन डिसॉल्वेबल तो 13,000 पे फिक्स हुई थी। अभी मुझे याद नहीं है कि क्या है, बट जो भी कॉस्ट उनकी है इस वक्त उसका मुझे बताया गया है कि 1/3 हो जाएगी। और ये आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा से बता सकते हैं किस मंथ में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी? ये इंशाल्लाह ताला अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जो तमाम लाइसेंसिंग है एवरीथिंग वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। इसका सिर्फ जो असल प्रॉब्लम था वो 2 चीज़ें हैं कि इसकी एक प्रोडक्शन को एक नंबर अलॉट होता है, उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो अगस्त में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो अगस्त में अल्लाह ताला शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हार्ट ऑफ है 1/3 कीमत तो रह जाएगी। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि इस स्टंट की क्वालिटी का पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जो डॉक्टर जो डाल स्टंट उसकी क्वालिटी है या नहीं है। तो ये जो स्टंट हमारा जो नस्ट का होगा या मेड इन पाकिस्तान जो होगा उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है पाकिस्तान के अंदर, और हमें एग्जैक्टली पता है कि उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है
और तो इसलिए उसकी जो क्वालिटी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व। ये पाबंद किया जाएगा फवाद साहब तमाम हॉस्पिटल्स को कि जो पाकिस्तान में स्टेंट बन रहा है वही इस्तेमाल किया जाए, ये डिमांड ना की जाए कि हम बाहर से मंगवाएंगे और डालेंगे, बिकॉज जो बाहर से मंगवाएंगे और डालेंगे तो वो ज़ाहिर बहुत कॉस्टली होता है। ये पेशेंट को बाउंड तो नहीं किया जाएगा? देखिए, बाउंड तो नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी हमारे, और करना भी नहीं चाहिए। ये तो पेशेंट की अपनी मर्जी है, अगर वो बाहर से महंगा स्टंट मंगवा के डालवाना चाहता है तो वो उसको हमें और उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो रोकने की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन ये हुकूमत कर सकती है बाउंड हॉस्पिटल्स को कि आप यहीं का स्टैंड डालें, ये इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, ये बाउंड कर सकती है हुकूमत। पहली बात तो ये कि करना भी नहीं चाहिए। व्हाई टू लिमिट मार्केट तो ओपन होनी चाहिए, जो बंदे आए अपनी करें। इससे आप देखेंगे इंटरनेशनल स्टंट्स की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, और चूंकि क्वालिटी जबरदस्त है, कीमत कम है, तो क्यों कोई लेगा? और शायद हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे फिर। मेरे ख्याल में हमें ये रेगुलेशंस के ऊपर तो इतना फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपनी क्वालिटी और प्राइस के ऊपर कम्पीट करना चाहिए जो दुनिया भर में होता है। तो इसलिए आपको पता है, चाहे मैं तो बैन के वैसे ही खिलाफ हूँ, चाहे वो इस तरह के जनरल बैन जो हैं उसके ऊपर तो मेरा नुक्ता नजर बिल्कुल वाज़ेह। अच्छा सर, ये बताइएगा प्लीज, ये किस्सा क्या है स्मार्ट बॉल का? इसकी तैयारी से मुतालिक क्या बता सकते हैं आप? किस हद तक काम हो गया? आइडिया कितना दिलचस्प है? इसके लिए तो फिर आप लोग इस तरह करें ना कि आप एक अपनी जो समा की टीम है उसको, इस्लामाबाद में आपके बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, उनको हमारे साथ कहें कि वो हमसे रब्ता करें, तो उनको लैब्स में लेके चलते हैं जहाँ पे ये स्टंट्स, जिस तरह से आपने पहले जो है वो किया था। आपको याद होगा कि जब ये वेंटिलेटर्स बन रहे थे तो आपकी टीम जो है वहाँ पे गई, उन्होंने सारा प्रोसेस देखा कि कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो इसी तरह हम उनको लेकर के चलते हैं कि वेंट्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। इस दफा हम वैसे फ्राइडे जा रही हूँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि ड्रोन्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं और कैसे उनको काम करते हैं, क्या करते हैं। तो आई होप वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा। फ्राइडे को हम लेके जाएंगे। क्या बात है, आपने इतनी अच्छी इन्विटेशन दे दी। अब तो आपने कह दिया ना फ्राइडे को लेकर जा रहे हैं, अब तो जाना बनता है। ये तो सर स्मार्ट बॉल, जी प्लीज बताइएगा। ये है कि ये काफी, देखो इसमें जो असल फायदा है ना, ये जो वेंटिलेटर्स वाला हमने किया या ये जो अब स्टंट्स का हो रहा है, इसका जो असल फायदा ये है कि देखिए हम $2.1 बिलियन जो है उसकी इंपोर्ट करते हैं। ये जो हमारी मेडिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, डायलिसिस मशीन है, हमारे एनेस्थीसिया है, स्टेथोस्कोप, हर चीज तो हम बाहर से मंगाते हैं। तो अब इसके नतीजे में ये जो एक एफर्ट हुई है, एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है उसने उसका जन्म हुआ है। और अब लोग वो अपनी लगाएंगे खुद वेंटिलेटर्स बनाने की। अब देखें, हमने एक पहला तो NRTC ने बनाया, लेकिन अब 2 प्राइवेट कंपनीज जो है उनको लाइसेंस जो है वो मिल गया है। तो 2 प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपने वेंटिलेटर्स अब बनाना शुरू करेंगी। इसी तरीके से इसके बाद हमारी अब अगला जो प्रोजेक्ट है न्यूटेक यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि वो एक्सरे मशीन, वो काफी करीब है एक्सरे मशीन अपनी बनाने के। तो इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरे मशीन बना रहे होंगे। तो ये एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी जो $बिलियंस की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। और ये असल जो इसके जो कंट्रीब्यूशन बनती है और जिसके ऊपर वी शुड बी प्राउड ऑफ एज अ कंट्री और एज अ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक पूरी नई इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में अब उसका जन्म हुआ। फवाद साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपका बड़ा फोकस है इस मामले पर, अब जो मेडिकल सिस्टम है उसको मोर इक्विप्ड करने से मुताल्लिक, और पिछले कई दिनों से बस इत्तेफाक कह लीजिए कि मेरा बड़ा कांटेक्ट रहा बहुत से ऐसे अफराद से जो कि इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो सफ़र क्यों कर रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर या तो CT स्कैन्स मशीन कम हैं या तो ख़राब हैं। सेम गोज़ विद द डायलिसिस मशीन्स कम हैं या ख़राब हैं, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना पर तो फोकस है लेकिन उसकी वजह से जो दीगर बीमारियाँ हैं उन पर उस तरीके से फोकस रहा नहीं। तो सर ये मामला भी देख रहे हैं आप कि इन हॉस्पिटल्स में ये मशीन्स, आई एम नॉट श्योर कि ये मशीन्स अब इसमें क्या मामला है कि इम्पोर्ट नहीं हो पा रही, टेंडर नहीं है, फंड्स नहीं है, क्या मामला? लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि आपका फोकस रहा है इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इस मामले को भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में तमाम मशीन्स जल्द से जल्द इतनी तादाद में हों जितनी रिक्वायर्ड हैं। देखिए इसमें ना हमारा प्रॉब्लम 2 है। अभी हमारा एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये
एक्चुअली तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको मैनेज करती है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती है। लेकिन प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स में एक तो मशीन, सोफिस्टिकेटेड मशीन जो है वो कम है, जैसे सीटी स्कैन है या न्यूरो सर्जरी से मुतालिक जो मशीन है वो कम है। दूसरी, उनको चलाने वाले लोग नहीं है। हमने जब ये कोरोना शुरू में आया था तो एक वॉलंटियर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंजीनियर्स की, उन्होंने पूरे मुल्क में जो खराब वेंटिलेटर्स थे उनको ठीक करना शुरू किया और दे फाउंड आउट कि 300 वेंटिलेटर पैक पड़ा हुआ था अस्पतालों में, उसका डब्बा भी नहीं खोला किसी ने। उसको पूछा कि ये पड़े हुए तो आपने क्यों नहीं खोले, तो उन्होंने कहा जी वो प्रॉब्लम ये है यहाँ चलाना किसी को नहीं आता। तो हमने इसको जो है बंद ही छोड़ दिया कि जब किसी को आएगा तो फिर ही चलाएंगे, वैसे तो नहीं खोल दिया। तो फिर उन्होंने ट्रेन किया लोगों को वेंटिलेटर जो है वो चलाने के लिए। देखिए पाकिस्तान में ना जो हमारा प्रॉब्लम है ना, अभी वैसे मैंने शुरू किया है, मैंने बात की है मिनिस्टर से, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और जो सेक्रेटरी कॉमर्स है वो भी इसके ऊपर बैठे हैं, मिनिस्टर साहिबान भी इस पर बड़े अब जो है वो इसके ऊपर फोकस है। होना किस तरह से चाहिए, होना ऐसे चाहिए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री पहले आपस में बैठे और वो आपस में ये फैसला करें कि आइंदा 10 सालों में पाकिस्तान में इंपोर्ट क्या चाहिए हमें और एक्सपोर्ट क्या करनी है, पोटेंशियल हमारे क्या है। उसके बाद ये फैसला करें हमें ह्यूमन रिसोर्स क्या चाहिए और फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, HEC और ये मिनिस्ट्रीज आपस में बैठे और हम फैसला करें कि कौन सी डिग्रीज को हमने सब्सिडाइज करना है, कौन सी डिग्रीज जो है उनको हमने सब्सिडाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करना चाहता हूँ और पाकिस्तान को जरूरत है केमिकल इंजीनियर्स की, तो हुकूमत को केमिकल इंजीनियर को सब्सिडाइज करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन करना चाहता हूँ मैं अपने पैसे दूं और अपना करूँ, सो दैट हमारी डिग्री जो प्रोग्राम है, डिग्रीज जो यूनिवर्सिटीज की है ना, उनको हमें इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। ये बड़ी दुरुस्त अप्रोच है। इस सम्त में आई एम श्योर माजी में काम तो क्या सोचा भी नहीं गया और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हम बैठकर इस पर ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि जिस तरह आपने कहा मीटिंग होगी, तो इट्स सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। फवाद साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और फोकस क्या होना चाहिए हुकूमत का, फोकस क्या होना चाहिए हम सब का, उससे मुताल्लिक बैठकर बात होनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। मंडी का ख्याल जब आता है तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा जाएंगे तो वहां पर आजकल के हालात में जिस तरह हम कहते हैं कि बच्चों को ना लेकर जाएं, अच्छा बुजुर्ग ना जाएं, तो साथ में कहते हैं खवातीन भी ना जाएं, लेकिन अब हम नहीं कह सकते। अगर किसी खातून ने जाना है, वो जानवर पसंद से खरीद कर आना है, तो उसके लिए तो कोई मुश्किल होनी भी नहीं चाहिए। और वो मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि व्यापारी अगर खातून हो तो फिर आप इस सोचेंगे तो सही, अच्छा जब वो बेचने जा सकते हैं तो खरीदने क्यों नहीं जा सकता। और आप बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकते क्योंकि खवातीन खुद बहुत अच्छे बार्गेन करती है। वो ऐसे आपको उसकी खुसूसियात गिनवाएंगे कि आप नहीं ठीक कह रही हैं, यही जानवर इतने का ही और ये इतने का ही है, इतने का ही है। अब कितने का है इनके पास जानवर? वी हैव आयशा गनी। कितने जानवर है? आयशा गनी हमें ज्वाइन करें, व्यापारी है मवेशी मंडी में जी। इन्होंने स्टॉल लगाया, द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कराची की ये जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी यहाँ पर स्टॉल लगाया है और वहां पर जानवर जनाब थे 36, 13 बिक गए। ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया वो जानवर कौन कौन से थे, क्या कुछ खिलाती पिलाती रही हैं, कैसे उनका ख्याल रखा है, रिस्पांस कैसा आया है, सब हम उन्हीं से जानते हैं। आयशा गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थोड़ा सा बताएं आयशा कि ये ख्याल आपको कैसे आया कि अच्छा व्यापारी के तौर पर जाना, वहां पर स्टॉल लगाना, जानवर बेचना। और दूसरी ये कि खवातीन तो मवेशियों से दूर भागती हैं, डरती हैं, घबराती हैं, आपने कहा नहीं मुझे तो ये काम करना है। मैं खुद बहुत डरती हूँ जी। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि काफ़ी अरसे से मुझे एक शौक़ था और मुझे जानवरों से काफ़ी प्यार है। मुझे लगाव है जानवरों से कि भाई मैं बचपन से ही मुझे लगाव है। घर में भी सब बोलते हैं कि आपको मतलब डरती नहीं हो आप, ये वो, तो मुझे डर नहीं लगता। आप इंसान से डरना चाहिए आजकल के दौर में, तो क्योंकि इंसान से डरना चाहिए, जानवरों से क्या इंसान डरे। ये कि सिर्फ यूं ही रस्सी पकड़ के तो टहला देती है, खाना वाना भी खिलाती है, चारा भी खिलाती है उसको। बिल्कुल घुमाती हूँ, चारा खिलाती हूँ, बहुत कुछ उनका ख्याल भी रखती हूँ। बहुत आवभगत होती है। आप जरा बताएं तो सही कब से, यानी आपने ये तो कहा बचपन से जानवरों से प्यार है, लेकिन ये जो 36 जानवर आप लेकर मंडी आई थी, ये आपने कब से पालना शुरू किया, कहाँ पर आपने इनको रखा, पूरा दिन की रूटीन क्या होती थी कि बस जानवरों की ही देखभाल, या जाहिर है आप तो बाइकर भी हैं और आप जिस तरह हम आप ये फुटेज में देख रहे थे। मैं जानवरों की देखभाल नहीं कर सकती पूरा साल। ये गांव में पले बड़े हैं, घर के पले हुए हैं। मेरे अपने दूसरे बिजनेसेस हैं। मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ
एक बाइक राइडर हूँ और बाइक ट्रेनर भी हूँ। एज ए इंस्ट्रक्टर मैं जिम इंस्ट्रक्टर भी हूँ। आपको पता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो इसके साथ आप नहीं ख्याल रख सकते जानवरों का। तो जितने भी लोग हैं, काम करते हैं, वो जानवरों का ख्याल रखते हैं, मैं उनको टेक केयर करती हूँ। वहाँ तक तो मैं जा नहीं सकती, गांव में तो मैं जा नहीं सकती। यहाँ पे वो आए, वो जानवर लेके आए, मेरी कॉल पे उनसे कांटेक्ट हो रहा था। पहले कोई इरादा नहीं था ऐसा कि मैं आऊँगी मवेशी मंडी ये वो, मगर फिर जो आजकल के हालात हैं उनको देखते हुए मुझे आना पड़ा है, क्योंकि लेडीज़ हो गए, बच्चे हो गए, वो डरते हैं काफ़ी। तो अब मैं होंगी तो वो डरेंगे नहीं, वो इनकरेज होंगे। लेकिन आयशा, जब आप यहाँ पर आई इस मंडी में और आपने कहा मुझे स्टॉल चाहिए, तो मवेशी मंडी की इंतजामिया परेशान और हैरान तो नहीं हुई कि हैं ये क्या हो गया? वो तो बहुत हैरान हुई, यहाँ की जितने भी लोग हैं वो बहुत हैरान हुए। काफी लोगों ने थोड़ा परेशान भी किया, अभी भी थोड़ा परेशान करते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे सब ये तो बोल देते, वो आप बाइक चला के जा रही हैं, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। तो मैं कभी भी ख्याल रखती हूँ। बाइक पर आती है, बाइक पर जाती है, बाइक सिखाती भी। वेरी नाइस। नहीं, मंडी तक आती है, बाइक पर ही आती है। अच्छा, मैं हर जगह बाइक पे जाती हूँ। ओके, हाँ, बिल्कुल। और ये बताइए कि जब आप ये जैसे शोएब पूछ रहे थे ना, वो मुझे बताएं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? क्या क्या मुश्किल होती है? अगर तो वो क्या मुश्किल होती है, किस नौइयत की होती है? एज अ गर्ल मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों से, जो यहाँ पे मवेशी मंडी में हैं, उनसे काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं उनसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप अंदर क्यों जा रही हैं, आप एक लड़की हैं, बाइक चला रही हैं। अच्छा। और मुझे ये भी बोला कि आप वन व्हीलिंग कर रही हैं। मैंने कहा आप कैसे बोल सकते हैं मैं ऐसी हरकत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। मैं उनसे प्रूफ मांगती हूँ कि मैंने ऐसी कोई हरकत की है, आप मुझे बताएं। लेकिन आपने वन व्हीलिंग की तो है, ऐसे कैसे कह सकता है? और एक और मामला भी आयशा, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। देखिए जो फुटेज हमारे पास है, ये इट्स बैड। हाँ, वो तो ऐसा ट्रैक पे जा रहे हैं ना हम। एक लड़की के साथ मैं बाइक चला रही हूँ, एक नॉर्मली चला रही हूँ, कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे स्पेशली किसी को सिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं। एक वीडियो बनाने के लिए मैंने बाइक चलाई थी वो। तो इसलिए हम लोग नॉर्मली नहीं पहनते। अच्छा, ये बताइए कि फिर जब लोग आते हैं जानवर खरीदने के लिए, मवेशी खरीदने के लिए, तो वो सौदा बनने तक ना बड़ी बार्गेनिंग हो जाती है। भारी कौन रहता है ये बताएं? मानी आपकी ज्यादा जाती है, कहीं कहीं आपको लगता है कि नहीं भाई ये जितना कह रहे हैं उतना ठीक है? नहीं, वो है ना काफी रेट कम लगाते हैं, काफी कम लगाते हैं, फिर उनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है। उनसे काफी बार्गेनिंग करनी पड़ती है कि नहीं सर इतने में नहीं हो सकता। अभी तक कितना सबसे महंगा जानवर कितने का गया आपका? 530 का है सबसे महंगा जानवर। और उन्होंने रेट पहले क्या लगाया था? किन्होंने? जो लेके गए उसको? नहीं, वो तो बेकार नहीं है। मैं जो बिक गया जानवर उनकी बात कर रही हूं। बिका नहीं उसकी बात। नहीं, जो बिक गया वो सबसे महंगा, वो बताइए। अच्छा, सबसे महंगा जो बिका है वो 220 का बिका है। और उसके रेट क्या लगाए थे उन्होंने? और उन्होंने एक 10 लगाए थे उसके। और आप क्या कह रही थी? अब वो बताए टैलेंट मुझे कि वो इतना कम कह रहे थे, आपने ये बढ़वाया कैसे है? उनको जानवर बहुत पसंद आ गया था। फिर आपने खुशियात गिनवाई होंगी ना, जरा हम अब लेके जाएंगे। जरा बताएं तो सही ना। फिर मैंने उनको ये बोला ना कि आप देखें तो सही जानवर कितना बड़ा है, ये इतने मन का है, 2 दांत का है, इतनी सारी क्वालिटीज है इसके अंदर। ये जानवर का दांत आप खुद चेक करती हैं आयशा? जी, जानवर के दांत खुद चेक करते हैं कि 2 दांत हैं या 4 दांत हैं? जी बिल्कुल करती हूँ। छा गई है। हम चेक करते हुए डरते हैं, लेकिन हम छा गई है। आयशा ज़फ़र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।